नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी आईक्यू की इस वीडियो में हम कवर करेंगे गुजरात की 2 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। गुजरात की जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है ये बेसिकली स्टैंड करती है सिविक पोल्स के संदर्भ में। सिविक पोल्स यानी कि कोई भी पोल्स जो कि म्युनिसिपैलिटी के लिए या फिर पंचायती राज के लिए होल्ड की जाती हैं, उनके लिए हम इसकी बात करेंगे। और हाल ही में इसकी जब रजिस्ट्रेशन चल रही थी, नॉमिनेशंस की फाइलिंग चल रही थी, तो 3 कैंडिडेट्स थे जिनको कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इनके रीजंस को भी समझेंगे कि किस तरीके से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। एंड यहाँ पे इसके कई सारे पहलू हैं जो कि कवर किए जाएंगे कि कौन से सिनारियोज हैं जो कि इस पॉलिसी ने कवर किए हैं। और जाते जाते मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि गुजरात के अलावा भारत में और कौन से राज्य हैं जो कि इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है 1000 MCQs पॉलिटी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इसमें हमने कंप्लीट पॉलिटी को एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अभी ऐप पे चल रही है वैलेंटाइंस डे की सेल, जिसके चलते आपको कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ऑल राइट, नाउ सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि 3 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया है फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ वडोदरा एंड राजकोट। ठीक है, तो इसी मौके पे हम ये भी देख लेते हैं कि वडोदरा और राजकोट की लोकेशंस कहाँ पर हैं। राजकोट आपका ये रहा, राइट। उसके बाद वडोदरा आपका यहाँ पर है। सो ये यहाँ से 3 जो कैंडिडेट्स थे जो नॉमिनेशन के लिए इन्होंने फाइल किया था, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया मंडे को अंडर द 2 चाइल्ड पॉलिसी इन प्लेस इन द स्टेट फॉर कैंडिडेट्स। और तीनों की जो नॉमिनेशंस थी, सेम ग्राउंड पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि तीनों के तीनों कैंडिडेट्स के पास 3 बच्चे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में समझें, देखिए जो सबसे पहले कैंडिडेट जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, ही इज़ फ्रॉम राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका नाम है नरन सवसेता। इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था बिकॉज ही हैड 3 चिल्ड्रन, द फर्स्ट बाय अ वाइफ नाउ डिवोर्स्ड। यानी कि इनका जो पहला बच्चा था वो उस बीवी से हुआ था जिनका इनके साथ तलाक हो चुका है। उसके बाद दूसरी बीवी के साथ इन्होंने 2 बच्चे किए, यानी कि आपके कुल मिला के 3 बच्चे हैं। इवन दो मान लीजिए जो पहला बच्चा है वो आपके साथ नहीं रह रहा है, उस केस में भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। सेकेंड केस समझते हैं, और ये सबसे इंटरेस्टिंग केस है। इसके बाद हम इसी के बेसिस पे आगे जाके समझेंगे कि पॉलिसी किस तरीके से ऐसे केसेस को कवर करती है। वडोदरा में 2 टर्म सिटिंग कॉर्पोरेटर फ्रॉम बीजेपी, इसके पहले ये 2 बार इनका कार्यकाल रह चुका है और ये पहले बीजेपी से टिकट लिया करते थे। इनका नाम है दीपक श्रीवास्तव। इस बार क्या हुआ, इनको बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने कहा कि मैं एक स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप से ही लड़ूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप से ही लड़ूंगा। इस बार इन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल करी तो इन्होंने ये कह दिया कि इनका जो सेकंड चाइल्ड था ना, ही हैड बीन अडॉप्टेड बाय हिज फादर, जो कि बीजेपी के ही एमएलए थे, मधु श्रीवास्तव। अब ध्यान से सुनिए, इनका पहला बच्चा था, ठीक है, पहला बच्चा था उसका जन्म हुआ था 2011 में, ठीक है। जो दूसरा बच्चा था वो असल में इन्हीं का बच्चा था, लेकिन इस बच्चे को इन्होंने अडॉप्ट करवा दिया अपने ही फादर को 2020 दिसंबर में, ठीक है। एंड तीसरा बच्चा जो था, ये असल में जो तीसरा बच्चा था इसका जन्म हुआ था 2020 में ही हुआ था, लेकिन अक्टूबर में हुआ था। समझ रहे हैं आप, पहले बच्चे का जन्म हुआ 2011 में, दूसरे बच्चे का जन्म असल में हुआ था काफ़ी पहले, लेकिन उसको अडॉप्ट करवा दिया गया दिसंबर 2020 में इन्होंने अपने फादर को, और तीसरे बच्चे का जन्म हुआ था अक्टूबर 2020 में। तो इन्होंने ये कहा, क्योंकि मैंने इस बच्चे को अडॉप्ट करवा दिया है अपने फादर को, तो कुल मिला के मेरे पास 2 ही बच्चे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन जो इलेक्शन डिपार्टमेंट था उन्होंने इन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इन्होंने साइट कर दिया है कि जो दूसरा बच्चा भी है उसका बायोलॉजिकल फादर तो दीपक श्रीवास्तव ही है, इसीलिए आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, बिकॉज वो बच्चा आपको ही पैदा हुआ था। और पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि भले बच्चे का डेथ हो जाए, भले बच्चे की अडॉप्शन हो जाए, भले बच्चा सेपरेट हो जाए, किसी भी केस में बच्चा आपका ही माना जाएगा और आपके 2 से अधिक बच्चे माने जाएंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है।
राइट। सो इस बेसिस पे इनको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया। और तीसरा केस जो था ये बेसिकली कॉर्पोरेटर वीरेन रामी का है, जो कि अगेन वडोदरा से ही बिलोंग करते हैं। ही वॉज ऑल्सो कंटेस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इनके जो ग्राउंड से बिल्कुल सेम थे, राजकोट कैंडिडेट वाले थे। ही हैड अ बायोलॉजिकल चाइल्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज हु वॉज नॉट इवन मैंशनड इन द एफिडेविट। तो इनकी पहली शादी से इनको एक बच्चा पैदा हुआ था जो कि इन्होंने अपने एफिडेविट में मेंशन ही नहीं किया। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस टाइम पर भी इन्होंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, लेकिन किसी को ये पकड़ में नहीं आई तो ये चुनाव लड़ भी गए और जीत भी गए और 5 साल अपना राज कर भी लिया। अब दोबारा से इनको लगा कि शायद दोबारा से ये प्रशासन को झांसे में ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये नाकामयाब रहे, राइट। अब समझ लेते हैं कि टू चाइल्ड पॉलिसी क्या है, क्या क्या उसके पहलू हैं। देखिए, असल में गुजरात गवर्नमेंट ने इस टू चाइल्ड पॉलिसी को 2005 में इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने जो गुजरात गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग एक्ट था, गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट, इसको बेसिकली इन्होंने अमेंड कर दिया था और कह दिया था कि यहाँ पर कोई भी लोकल पोल हो रही है, फिर भले वो म्यूनिसिपैलिटी की हो, फिर भले वो जिला परिषद की हो, फिर भले वो ब्लॉक पंचायत की हो, किसी भी चीज़ की हो, जो भी इनके अलग अलग एक्ट्स थे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, गुजरात म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, गुजरात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, इन्होंने साथ में सभी एक्ट्स में अमेंडमेंट कर दी और ये बोल दिया था कि वी वांट टू प्रिवेंट अ पर्सन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत, काउंसलर ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि हम यहाँ पे इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये टू चाइल्ड पॉलिसी का जो एक रीज़न था वो बेसिकली सिंगल रीज़न यही था कि वी वांट टू ऑर्डर एंड स्टेबलाइज द ग्रोइंग पॉपुलेशन, पहला रीज़न। एंड साथ ही में हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक तरीके से बाकी लोगों के लिए उदाहरण का काम करें। दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल, दे शुड शो टू द पीपल कि 2 बच्चे होना ही फ़ायदेमंद है हमारी बढ़ती आबादी के लिए। सो ये बेसिक रीज़न था जिसके चलते ये वाली पॉलिसी गुजरात गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी 2005 में। अब समझ लेते हैं क्या क्या पहलू हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, डज अ थर्ड चाइल्ड बॉर्न एट एनी टाइम डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट, यानी कि तीसरे बच्चे का जन्म कभी भी हो जाए तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी एक कट ऑफ डेट इन्होंने दे रखी है। अब देखिए, अमेंडमेंट कब लाई गई थी? अमेंडमेंट 2005 में लाई गई थी। तो इन्होंने ये कहा, इफ़ द चिल्ड्रन वर बॉर्न बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडेड एक्ट इन 2005 तो ठीक है, या फिर इफ़ द चिल्ड्रन वर बॉर्न अप टू 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट इन 2006। अब ये 1 साल का समय क्यों दिया गया था? ये बेसिकली इस साल इसलिए दिया गया था कि मान लीजिए कोई फैमिली प्रेग्नेंट है, कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनका यहाँ पे बच्चा होने वाला है, 2006 तक अगर वो बच्चा हो जाएगा तब उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके कुल मिला के अगर बात ये है, अगर 2006 तक आपके 3 बच्चे हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। अगर 2006 के बाद आपके 3 बच्चे हो जाते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। फर्दर, व्हाट अबाउट ट्विंस? अब मान लीजिए किसी का एक बच्चा है, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी ये कहती है कि आप 2 बच्चे कर सकते हैं। मान लीजिए सेकंड टाइम वो फैमिली प्रेग्नेंट हुई और सेकंड टाइम उनके ट्विंस हो गए या फिर ट्रिपलेट्स हो गए, तो उस केस में तो उनके बच्चे 3 या 4 हो जाएंगे। इस केस में पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी ये कहती है कि हम एक डिलीवरी को एक एंटिटी मानेंगे, यानी कि अगर आपकी एक डिलीवरी में मान लीजिए 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हो जाते हैं तो उसको हम मल्टीपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो प्रावधान है 2006 के बाद ही लागू होता है। सो मान लीजिए किसी एक कपल का जो पहला बच्चा है वो 2004 में हुआ और जो दूसरा बच्चा है वो बाई चांस ट्विन्स हो गए, लेकिन वो 2007 में हुआ, तो वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुल मिला के तो उनकी 2 ही डिलीवरीज हुई हैं, भले ही दूसरी डिलीवरी में 2 या 3 बच्चे हो गए हों। सो पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड एन अडॉप्टेड चाइल्ड और चिल्ड्रन एज वेल, ठीक है, कि अडॉप्टेड चाइल्ड को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ट्विन्स वाली चीज़ है इसको समझ लीजिए, और अडॉप्टेड चिल्ड्रन वाली चीज़ है इसको भी समझ लीजिए कि अडॉप्टेड चाइल्ड, मान लीजिए किसी ने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। सो मान लीजिए किसी एक कपल का पहला बच्चा हुआ 2001 में, दूसरा बच्चा हुआ 2005 में, लेट्स से उन्होंने तीसरा बच्चा अडॉप्ट कर लिया 2007 में, क्या वो इंसान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? जी नहीं, उस इंसान को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तीसरा बच्चा जो है वो अडॉप्टेड है, ये पॉलिसी अलाउ करती है। इसके बाद व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवोर्स स्पाउसेस? अब मान लीजिए 2 इंसान थे, ठीक है, मेल और फीमेल, और इन मेल और फीमेल का डाइवोर्स हो जाता है,
नाउ इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ एनी बायोलॉजिकल सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ अ कैंडिडेट इज कंसिडर्ड एज वन एंटिटी। सो अगेन क्योंकि वो बायोलॉजिकल सर्वाइविंग चाइल्ड है तो उसको वन एंटिटी माना जाएगा। मान लीजिए इनका विवाह हुआ था 1990 में, ठीक है, और इनका डाइवोर्स हो जाता है 2001 में, लेट अस से दैट, और इनका जो बच्चा हुआ था वो हुआ था 1995 में। इसके बाद इस मेल ने आगे जाके दूसरी शादी कर ली, मेल विद फीमेल वन, ठीक है, ये शादी इन्होंने करी 2004 में, लेट अस से। उसके बाद इनका दूसरा बच्चा हो जाता है 2005 में। तो इस मेल का तो ये दूसरा बच्चा ही हुआ, क्योंकि इस मेल का जो पहला बच्चा था वो ये वाला है, ये इस मेल का दूसरा बच्चा माना जाएगा। इसके बाद तीसरा बच्चा इन्होंने आगे जाके कर लिया। अब ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते, मान लीजिए इन्होंने तीसरा बच्चा आगे जाके कर लिया 2008 में, तो ये नहीं कह सकते कि मेरे तो जी दो ही बच्चे हैं, 2005 में एक पैदा हुआ था और 2008 में पैदा हुआ था, जबकि इनका पहले भी एक बच्चा है जो कि 1995 में पैदा हो चुका है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल फादर हैं इन तीनों बच्चों के, इसीलिए ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगेन बेसिकली जो बेसिक चीज़ है उसको समझना है कि बायोलॉजिकल फादर होना ज़रूरी है। अगर बायोलॉजिकल फादर हैं तो उस केस में उसको अलग एंटिटी माना जाएगा। फर्दर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमने आपको केस बताया था दीपक श्रीवास्तव के केस में, वन ऑफ द कैंडिडेट्स क्लेम्ड हिज सेकंड बॉर्न हैड बीन गिवन अवे इन अडॉप्शन। तो दीपक श्रीवास्तव ने क्या किया, जस्ट अपने आप को एलिजिबल करवाने के लिए उनका जो पहला बच्चा था वो तो 2011 में पैदा हुआ था, जो दूसरा बच्चा था उनको उन्होंने अडॉप्ट करवा दिया अपने ही पिताजी को दिसंबर 2020 में। उनको मालूम था कि अब जो है इलेक्शंस आने वाली है तो मैं इनको अडॉप्ट करवा देता हूँ। और तीसरा बच्चा उनका ये वाला बच्चा पैदा हुआ था अक्टूबर 2020 में, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट करवा दिया, लेकिन याद रखिए क्योंकि ये इसके बायोलॉजिकल फादर दीपक श्रीवास्तव ही थे, इवन दो उनको अडॉप्ट करवा दिया गया था इस बच्चे को, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन क्लॉज वही है, अगर बायोलॉजिकल फादर है तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सेप्शंस टू चिल्ड्रन हु मे हैव बीन गिवन अवे इन अडॉप्शन, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है तो चीज़ अलग है, आप अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने केवल इस लॉ को बाईपास करने के लिए अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया है, और वो भी देखिए उन्होंने अडॉप्शन के लिए किसको दिया, अपने ही फादर मधु श्रीवास्तव को अडॉप्शन के लिए दिया, सो दैट बच्चा घर में ही रहेगा, राइट। इन हिज ऑर्डर in the case of Deepak Srivastava, the election officer said the candidate has presented a registered document stating his father is the father of Pratisht Srivastava. इसका जो दूसरा बच्चा है उसका नाम प्रतिष्ठ श्रीवास्तव है, by legal adoption which does not remove the ground for disqualification, कि उनको अभी भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ऐसे भी लोग करते हैं कि वो बेसिकली कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के कहीं ना कहीं लॉ को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में पॉलिसी काफ़ी स्ट्रांग है। अगेन अगर आप बायोलॉजिकल फादर हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड ही माने जाएंगे। क्या मरे हुए बच्चे काउंट करते हैं, कि यानी कि आपका एक बच्चा पैदा हुआ और उसका कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद निधन हो गया, तो क्या वो बच्चा काउंट होगा? जी हाँ, पॉलिसी यहाँ पे इस चीज़ को भी काउंट करती है। नाउ ये थोड़ा सा अजीब है, बट अगेन अकॉर्डिंग टू एन इलेक्शन ऑफिस फ्रॉम वडोदरा, even biological children who were born alive regardless of duration of survival are counted as one entity। यानी कि पॉलिसी ये मानती है कि अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया तो आपने हमारी बढ़ती आबादी में योगदान दे दिया है, फिर भले वो बच्चा कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसका निधन हो जाए, उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि आपने हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज कर दिया, हमें मतलब है कि आप अच्छा उदाहरण सेट नहीं कर पाए, आप 2 से अधिक बच्चे कर रहे हैं, तो डिजीज्ड चिल्ड्रन भी काउंट किए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए किसी एक कपल का पहला बच्चा पैदा होता है 2001 में, दूसरा बच्चा पैदा होता है 2004 में, और जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ ये 2004 में पैदा होके 2006 में इसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली बोलती है कि हमें एक और बच्चा करना है, तो वो तीसरा बच्चा कर लेते हैं लेट अस से 2008 में। तो क्या इसके 2 बच्चे माने जाएंगे एज पर दी पॉलिसी, या 3 बच्चे माने जाएंगे? तो एज पर दी पॉलिसी 3 बच्चे माने जाएंगे, इवन दो दूसरे बच्चे की डेथ हो गई है, बट फिर भी 3 बच्चे यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, राइट। ऑल्सो लास्ट चीज सुन लीजिए, डज द पॉलिसी अप्लाई टू सिटिंग कॉर्पोरेटर्स कंटेस्टिंग? अगेन येस। अगर आप सिटिंग कॉर्पोरेटर हैं, यानी कि मान लीजिए आपने 2010 में इलेक्शन लड़ी और आप जीत गए, उसके बाद 2015 में आपने इलेक्शन लड़ी, आप जीत गए, 2010 में आपके 2 बच्चे थे, 2015 में भी आपके 2 ही बच्चे थे, लेकिन अब
17 में आपका कोई तीसरा बच्चा हो जाता है, ठीक है, तो क्या आप 2020 में दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपके 2 बच्चे थे, यहाँ तक आपके 2 बच्चे थे, बट 2017 में आपका तीसरा बच्चा पैदा हो गया है, तो 2020 के नॉमिनेशन के टाइम पे आपके 3 बच्चे माने जाएंगे ऑब्वियसली, राइट। सो ये कोई ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपका तीसरा बच्चा हो जाता है तो आप दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिस इज़ द एंटायर लॉ जो कि गुजरात का 2 चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पे स्टेट करता है। इसी मौके पे हम यहाँ पे आपको साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे, भारत में कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करती हैं। देखिए, जो लेटेस्ट स्टेट थी वो असम थी, जिन्होंने 2019 में अपने कैबिनेट ने इन्होंने ये कानून पास कर दिया था कि एनीबडी हु हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन विल बी इनएलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 2021, यानी कि सरकारी नौकरियों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं। राजस्थान में सेम चीज़ थी, फॉर गवर्नमेंट जॉब भी थी ये, और साथ ही में इन्होंने अपने पंचायती राज एक्ट में भी इसको डाल दिया था कि आप यहाँ पे सरपंच के लिए या फिर उसके मेंबर के लिए आप यहाँ पे इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में भी सेम चीज़ है। मध्य प्रदेश इनफैक्ट काफ़ी समय पहले से फॉलो करता आया है, सिंस 2001। इन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत ये कहा है, इफ़ द थर्ड चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 2001, वन बिकम्स इनएलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, कि अगर आपका तीसरा बच्चा हो चुका है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बिफोर द स्टेट्स वर सेपरेटेड तब से ये चलता आ रहा है, और इन्होंने अपना तेलंगाना पंचायती राज एक्ट 1994 में इसको अमेंड किया था, अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। फर्दर देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग केस मुझे ये लगता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या है, जिला परिषद एंड पंचायत समिति का जो एक्ट है, इन्होंने तो डिस्क्वालीफाई किया ही हुआ है, यानी कि सिविक पोल्स में तो अलाउड नहीं है कि 2 से अधिक बच्चे होने चाहिए। ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र का जो सिविल सर्विसेज रूल्स है स्टेट्स दैट अ पर्सन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग अ पोस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी चीज़ ठीक है कि आपने छोटा परिवार रखना है और आप अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्टिंगली जो तीसरा क्लॉज है ये सबसे अलग है। वुमेन जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, इनको पीडीएस के अंडर भी एलिजिबिलिटी नहीं है, जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सस्ते दामों में अनाज दिया जाता है वहाँ पर भी महिलाओं की एलिजिबिलिटी नहीं है। आप वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी आप अगर 2 से अधिक बच्चे आपके हैं। उत्तराखंड का केस काफ़ी लंबा चौड़ा सिनारियो है। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने अमेंडमेंट पास करवाई, लेकिन उस अमेंडमेंट को चैलेंज करवा दिया गया, फिर वो अमेंडमेंट हाई कोर्ट चली गई, और उसके बाद अमेंडमेंट हाई कोर्ट में जाने के बाद जब उसका रिव्यू हुआ तो हाई कोर्ट ने कहा कि कंडीशन जो है वो लागू होगा ओनली ऑन द इलेक्शन ऑफ जिला पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी मेंबरशिप, दैट्स ऑल। यहाँ पे पंचायती राज के लिए उत्तराखंड में लागू नहीं होता, लेकिन जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म लागू होती है। ओडिशा में सेम है, आप जिला परिषद में यहाँ पे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। सो ये सभी स्टेट्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। गुजरात के बारे में हमने डेप्थ में डिस्कस किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।